सोशल मीडिया में इस समय एक वीडियो छाया हुआ है और वह वीडियो है अनअकैडमी के शिक्षक या भूतपूर्व शिक्षक कहें करण सांगवान का, जिसमें वह राजनीति विज्ञान पढ़ाते हुए एक बात कह रहे थे कि भाई अगर हमें वोट देना है तो वोट हम दें पढ़े लिखे कैंडिडेट को, जिससे कि भारत देश का जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से हो पाए। वह सही भी है कि आज के समय में शिक्षा जहां पर 74% से ऊपर लोग लिटरेट हो चुके हैं, ऐसे में हमें अपने कैंडिडेट को चुनते समय उनके शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई सोशल मीडिया पे, उस ट्रोलिंग ने एक चीज़ तो ये सिद्ध कर दी कि अगर आप इस समय कोई भी ऐसी बात कहेंगे जो कि सुप्रीम पावर के अगेंस्ट में दिखाई दे रही हो तो ऐसे में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या यह बात केवल यहीं पे आके रुकी? क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो ये काम कर रहा है, या बाकी गवर्नमेंट्स भी इस तरह का कार्य कर रही हैं जहां पर वो लोगों के एक्सप्रेशन की राइट, अर्थात आर्टिकल 19 में जो लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या उन अधिकारों को यहाँ पर कुचलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? क्यों विपक्षी दल खुलकर इन सब मुद्दों पर सामने नहीं आते? अगर कहीं पर भी ऐसे केस हमको दिखाई देते हैं तो उसके बाद विपक्षी दल जो हैं वो लगभग शांत बैठते हैं, एक दो ट्वीट करके वो इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या है इसके पीछे का रीजन, डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। इस देश में जहां पर डिबेट की परंपरा हमेशा से रही है, अगर हम आदिकाल से चले, अगर हम बात करें अपने वैदिक सभ्यता की, उस समय अगर आप देखेंगे तो संवाद हुआ करते, शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और इस शास्त्रार्थ में सवाल पूछने का अधिकार हुआ करता था। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बड़ा फेमस है। आचार्य मंडन और आचार्य शंकर के बीच में हुआ संवाद बड़ा फेमस संवाद है। नागसेन और मिलिंद के बीच में होने वाला संवाद ये बड़ा फेमस है। जिस देश में एक दूसरे के व्यूज को काटने की परंपरा रही है, जैसे कि अगर हम बात करें जहां पर हम दर्शन की बात करते हैं, जिस दर्शन में वेद दर्शन है और उपनिषद दर्शन है, वहीं पर एक और दर्शन है चारवाक दर्शन, जहां पर वेद बात करता है साकार ब्रह्म की, उपनिषद बात करता है निराकार ब्रह्म की, वहीं पर चारवाक कहता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो प्रेजेंट है वही रियल है। ऐसे देश में आज के समय में सवाल पूछना इतना घातक हो जाए कि आपकी नौकरी और आपकी जान पर बनाए, तो ऐसे समय में सवाल उठना तो लाजमी है ना। जिस तरीके से अनअकैडमी के शिक्षक को निकाला गया क्योंकि उसने एक सवाल उठाया था, सवाल भी नहीं उठाया था, बेसिकली उसने लोगों को बताया था अपने क्लास के दौरान कि किसे हमें वोट देना चाहिए, अगर उस वोटिंग में हम अपने कैंडिडेट के एजुकेशन का ध्यान रखें, तो ऐसे उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। लेकिन जैसा ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट तो गलत है ना भाई। उस ट्रीटमेंट को लेकर अकेडमी के ऊपर आरोप लगे तो आरोप सही है। अब 10 स्वदेश जैसे आप जानते हैं कि भाई देश में होने वाले ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, और इन चर्चा में हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा माहौल है देश में जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। करण सांगवान ने अपने एक वीडियो में एक बात कही कि भाई हम जब वोट दें तो यह ध्यान रखें कि सामने जो कैंडिडेट है वो कम से कम पढ़ा लिखा हो, और वो पढ़ा लिखा कैंडिडेट देश के प्रगति के लिए काम करेगा। ऐसे में अनअकैडमी ने उसके लिए एक नोटिस निकालते हुए कहा कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, और इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपने पढ़ाई के दौरान दिया, दैट्स वाई उनको बाहर निकाल दिया गया। इस बात को लेकर अनअकैडमी की लगातार थू हो रही है, हर जगह पे अनअकैडमी को सैक किया जा रहा है, और एक डेटा के अकॉर्डिंग तो ये पता चलता है कि अनअकैडमी के लगभग 1 लाख एप्लीकेशन को लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। अब बाइकआउट है या नहीं है, इसको लेकर तो मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता, ये आदमी का अपना पर्सनल व्यू है कि वो बाइकआउट करता है या नहीं करता है। लेकिन अनअकैडमी ने जो यहाँ पर रीज़न दिया वो काफ़ी लेम रीज़न है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आप टिप्पणी करके बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने कैंडिडेट को चुने। देखिए, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपका शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर शिक्षा की अहमियत तो कोई नकार नहीं सकता, ऐसे में अगर आप एक शिक्षक को सिर्फ इसलिए फायर कर दोगे क्योंकि उसने कहा कि हम वोट दें उनको जो कि पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में उसने कुछ गलत बात नहीं कही है। देखिए, ये बात तो है कि अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो ऐसे में सिर्फ शिक्षा का होना आवश्यक नहीं है, कई सारे तत्व उसमें जुड़े रहते हैं।
लेकिन शिक्षित होना एक आवश्यक तत्व तब बन जाता है जब वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस समय पूरे विश्व का मुख्य हथियार बना हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हमारे पास रहेगा तो वो निर्णय समझदारी से लेगा। देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया, फिर भी उनके पीछे, कर्ण सांगवान के पीछे लोग पड़े, और जिस तरीके से कर्ण सांगवान को अनअकैडमी ने बाहर निकाला, उस पर तो क्या ही कहा जाए। इस पर अशोका यूनिवर्सिटी में साबिसाची दास को जिस तरीके से सैक किया गया, वो मुद्दा वापस से सामने आता है। एक्चुअली उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2019 के लोकसभा चुनावों पर। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उस पेपर में उन्होंने कहा कि भाई जो 19 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस में कुछ सीटें ऐसी थी जो ऐसा अंदेशा हमारे सामने रख रही हैं कि उनमें से कुछ सीटों पे जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग रिग्ड रही है, अर्थात जहां पे मार्जिन बड़े कम थे वहां पर वोटिंग जो है उसके पैटर्न में हमें वो सिंक्रोनाइजेशन देखने को नहीं मिला जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में अशोका यूनिवर्सिटी ने उनको भाग रास्ता दिखाया कि जाइए साहब, आप बाहर बैठिए, यहाँ पर आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस पे देखें, उस रिसर्च पेपर का मेन मोटो क्या है भाई? देखिए, लगातार कई सारे रिसर्च पेपर आते हैं, लोग अपने व्यूज जो हैं कई सारे डेटा के थ्रू वहां पर लिखते हैं। ऐसे में सिर्फ अपने व्यूज के लिए किसी को बाहर कर देना, ये तो लोकतंत्र की मुख्य आदत नहीं है ना भाई। लोकतंत्र क्या चाहता है? लोकतंत्र यह कोशिश करता है कि सबके पास बोलने का अधिकार हो, और अगर सबके पास बोलने का अधिकार जो हमें संविधान फंडामेंटल राइट्स के रूप में देता है, तो ऐसे में अगर साबिसाची दास ने यह बात लिखी तो इसको लेकर किसी भी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए था। ऐसे में अशोका यूनिवर्सिटी ने उनको बाहर कर दिया, कहा कि भैया रिजाइन दे दो। और एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग अपने रिसर्च पेपर को लिख नहीं सकते अगर वो किसी ऐसे मुद्दे पर है जो सरकार के विरुद्ध है। इसको लेकर वहां पे 2 और टीचर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और लगभग ऐसी न्यूज है कि 87-88 टीचर हैं जो यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया तो हम भी रिजाइन दे देंगे। ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो ऐसे में अशोका यूनिवर्सिटी का केस जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, और अशोका यूनिवर्सिटी का केस जो है एक तरीके से भारत की हर एक फील्ड में दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जब इलेक्शन कमीशन पर एक कमेटी बनाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 324 के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कैसे किया जाए, उसको सिलेक्ट कैसे किया जाए, इसकी कोई प्रक्रिया लिखी नहीं है। तो ऐसे में हम एक कमेटी बना देते हैं, उस कमेटी के आधार पर इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन जो है वो किया जाए। इस बात को लेकर बवाल हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने 10 अगस्त को एक बिल पेश किया सभा में। इसमें कहा कि भाई जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जिसमें सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री थे, उसमें से सीजेआई को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसका पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर कुछ और केस हमारे सामने आते हैं कि भाई से आईआईटी खड़गपुर का केस था, 2020 का केस है आईआईटी खड़गपुर का, जहां पर आईआईटी खड़गपुर ने अपने फैकल्टीज को कहा कि भाई अब सरकार के अपोज में कुछ भी ऐसा ना लिखें तो बेहतर रहेगा, अगर आपने लिखा तो भाई आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। हाई कोर्ट को लेकर लगातार ऐसी बातें आती कि हाई कोर्ट कोई सरकार के अगेंस्ट पर टिप्पणी करता है तो जज को हटा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से बदल दिया जाता है। तो सरकार की कार्यपालिका जो है वो इस समय विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे में जो चेक एंड बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही वायलेट हो रहा है ना, जहां पर ये कहा गया कि भाई जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सभी मिलकर काम करेंगे लेकिन एक दूसरे के पेरिफेरी में इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप हर जगह दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अगर हम आगे किसी मुद्दे को देखें तो जम्मू कश्मीर में भी एक टीचर को सस्पेंड किया गया। यूपी में एक केस आया जहां पर मोहम्मद इकबाल की रचना को एक टीचर ने गाया तो उसके तो ऐसे में कई सारे केस हमारे सामने आ जाते हैं जहां पर सरकार के अगेंस्ट में किसी ने कुछ कहा तो उसको सैक कर दिया जा रहा है। अच्छा, बात यहाँ पे आती है कि विपक्ष इसमें शांत क्यों है? भाई ट्विटर पे 2-3 ट्वीट करने से मुद्दा यहाँ पर सॉल्व नहीं होता, आपको फ्रंट लाइन में आके बात करनी पड़ेगी, वरना जब आपके समय पर भी चीजें ऐसी होंगी तो आप बोलेंगे कि हमारे खिलाफ लोग अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो राजस्थान का एक मुद्दा हमारे सामने आता है। भाई राजस्थान के मुद्दे पर यह चीज है कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने एक मंत्री को सस्पेंड कर दिया जो उनके खिलाफ बोला था। कर्नाटका में सिद्धारमैया ने जो उनकी फ्रीबीज थी उसको लेकर लोगों ने अपोज किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। अगर हम लेफ्ट गवर्नमेंट की बात करें तो लेफ्ट गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे कार्य करती। भाई एक एक्टर के ऊपर इसलिए फायर कर दिया गया क्योंकि उसने लेफ्ट गवर्नमेंट का अपोज किया था। और ममता दीदी केस तो आपको पता ही है कि ममता बनर्जी ने
जब एक कार्टूनिस्ट को जेल में डाला था, 10 साल से अधिक हो गया इस केस को, अभी भी केस चल ही रहा है। कार्टूनिस्ट के ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने जो वहां पे कार्टून बनाया था। तो ऐसे में बात यह है कि भाई विपक्षी गवर्नमेंट भी यही काम कर रही है, सरकार भी यही काम कर रही है। यहाँ पर हर तरफ केवल महिमा मंडन चल रहा है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, महिमा मंडन के अलावा कोई काम तो होता नहीं इस देश में। आप हर समय एक ही बात कर रहे हो ना, जो भी सुप्रीम लीडर है, चाहे वो स्टेट का चाहे वो सेंटर का, उस सुप्रीम लीडर की हर तरफ लोग महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। ऐसे में बेसिक्स जो क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर, ये क्या सवाल पूछना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमारे ऊपर यूएपी लग जाता है, हमको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी के ऊपर जो ये आघात किया जा रहा है, इस आघात को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। और ऐसा ना हो कि जब हमारे ऊपर भी थे, मतलब किसी के, अभी आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब आपके ऊपर ऐसा हमला होगा, जब आपके राइट्स को सबोटाज किया जाएगा, तब आप भी खड़े होकर बोलोगे कि हमारा कोई साथ नहीं देता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने किसी का साथ दिया उस समय जब उसको रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे में बात यहाँ पे आती है कि भाई हमें सिलेक्टिव नहीं काम करना ना, हमें कलेक्टिव काम करना है। सिलेक्टिव काम करोगे तो लोग यहाँ पर आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो कलेक्टिव काम करोगे तब जाके इस देश में अगर डिक्टेटरशिप के एक भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, उसको हमें डेमोक्रेसी से रिप्लेस करना है। चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, आपको जिसको वोट देना है दें, मतलब इससे नहीं है। लेकिन ये तो ध्यान रखना है ना कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो। कम से कम स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो किया जा रहा है, इस वायलेशन को हम कैसे रोकेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो इस आधार पर टिके हैं, जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ऐसे में इसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर ऐसा होने लगा कि एक दूसरे के एरिया को इंक्रोच किया जाएगा इनके माध्यम से, तो ऐसे में तो रिजल्ट नहीं आना ना। रिजल्ट तभी आएगा जब ये तीनों एक दूसरे के सामंजस्य में काम करेंगे, तब जाकर सही रिजल्ट आएगा। हर तरफ महिमा मंडन है, इस महिमा मंडन को रोकना जरूरी है। और सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका अधिकार है, संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है। तो ऐसे में अनअकैडमी का ये जो फैसला आया टीचर को निकालने का, ये तो कंप्लीटली गलत है ना। आप किसी के व्यूज को इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते। वो व्यक्ति समझाने का प्रयास कर रहा है, तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। ऐसे में देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है इस चीज का, इस पर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।